दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 8-9 अगस्त की आधी रात करीब 3 बजे के आसपास आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। नाइट शिफ्ट में काम कर रही ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने 2012 में हुए निर्भया केस की याद दिला दी। हालांकि इस जुर्म के लिए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस यह दावा भी कर रही है कि इस मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। लेकिन क्या दोस्तों, आपको लगता है कि वो एक अकेला आदमी एक बच्ची के साथ इतना घिनौना काम कर सकता है, या फिर इस कांड में और भी बहुत से लोग शामिल हैं? दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ तथ्यों की, आरोपी के बारे में और पुलिस ने अब तक इस केस में क्या किया है, और आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में भी बताएंगे जिससे यह इशारा मिलता है कि इस घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस घटना की कहानी के बारे में। दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे नीट के पेपर की तैयारी करते हैं और उनमें से कुछ चुने हुए बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर करके मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग करते हैं। और इन्हीं बच्चों में से एक ऐसी लड़की थी जिसने बहुत ज्यादा मेहनत करके नीट का पेपर क्वालिफाई किया था, क्योंकि उसके माँ बाप का सपना था कि उनकी बच्ची एक डॉक्टर बने और बेटी का सपना ये था कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे पाए। इस बच्ची के परिवार में केवल 3 ही लोग थे, जिसमें कि उसके पिता कोलकाता से बहुत दूर नॉर्थ 24 परगना में रहा करते थे, दूसरा वो लड़की और तीसरा उसकी माँ। लड़की के पिता अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बेचने का काम किया करते थे और यही यूनिफॉर्म बेचकर वह अपना घर चला रहे थे और अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा भी दे रहे थे। और अब उस लड़की ने भी MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली थी और पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। अब उसके सामने उसका पूरा करियर था, क्योंकि वो लड़की अब डॉक्टर बनने वाली थी और उसके घर के हालात भी बदलने वाले थे। लेकिन 9 अगस्त की सुबह ये सारे सपने टूट गए, क्योंकि एक रात पहले ही यानी 8 अगस्त को घर वालों ने अपनी बच्ची से बात की थी। माँ बाप रात को अपनी बेटी से बात करके चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन अगले दिन उनको एक भयानक खबर मिलेगी, यह उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। दरअसल डॉक्टर मोमिता देवनाथ 8 और 9 अगस्त की रात को अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। डॉक्टर मोमिता पिछले कई दिनों से नाइट शिफ्ट कर रही थी। उनकी ड्यूटी रात को 10 बजे शुरू हो जाती थी और जब सुबह उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती थी तो मोमिता सीधा अपने घर चली जाती थी। क्योंकि ये हॉस्पिटल लाल बाजार इलाके में था, इसलिए हर रोज की तरह वह 8 अगस्त को भी अपने घर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकली और वह अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती है और उसके अंडर आए जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनको देखने लगती है और मरीजों का राउंड अप लेते हुए करीब रात के 2 बज जाते हैं। रात के समय मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों की भीड़ थोड़ी कम हो गई और उस समय हॉस्पिटल में थोड़ा सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल में मरीज भी कम थे। इसलिए डॉक्टर मोमिता को अब थोड़ा टाइम मिलता है और इसके साथ डॉक्टर मोमिता अपने 4 जूनियर डॉक्टरों के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खाती है। उस समय रात के लगभग 2 बज रहे थे। अक्सर खाना खाने के बाद जब डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ थक जाता था तो वह सेमिनार हॉल में जाकर रेस्ट करता था और उस सेमिनार हॉल में 25 से 30 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में जब कोई इवेंट होता था तो इसी सेमिनार हॉल में होता था। ये सेमिनार हॉल हॉस्पिटल की 4थी मंजिल पर था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को आराम करने के लिए कोई भी कमरा नहीं बनाया गया था, जिसके कारण जो मेडिकल स्टाफ नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर होते हैं वह उस सेमिनार हॉल का प्रयोग आराम करने के लिए किया करते थे और थोड़ी देर आराम करने के बाद डॉक्टर वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। और उस रात को भी जब डॉक्टर मोमिता अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ खाना खा लेती है तो वो आराम करने के लिए उस सेमिनार हॉल में चली जाती है और सेमिनार हॉल में जाने के बाद वो सोचती है कि थोड़ी देर वो आराम कर ले, उसके बाद अपनी शिफ्ट कंटिन्यू करेगी। लेकिन उस जूनियर डॉक्टर के सेमिनार हॉल में जाने के बाद सुबह तक उसका कोई भी अता पता नहीं चलता और दूसरी तरफ उसके साथ काम करने वाले डॉक्टर्स को लगता है कि शायद मोमिता अपनी शिफ्ट पूरी कर घर चली गई है, इसलिए वो लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए वो लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। अब धीरे धीरे सुबह हो गई थी, यानी रात के 3 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 से 9 बजे के बीच तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं था और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अगले दिन सुबह 9 बजे के आसपास जब हॉस्पिटल का एक स्टाफ उसी सेमिनार हॉल में जाता है और जैसे ही वो सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलता है उसके मुंह से चीख निकल जाती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर उसने देखा कि एक गद्दा पड़ा हुआ है और उस गद्दे पर एक लड़की पड़ी हुई है। के बाद एक स्टाफ मेंबर उस लड़की के पास जाता है और वो देखता है कि उस लड़की के पास खून ही खून फैला हुआ है। उसके बाद वो व्यक्ति चीखता चिल्लाता हुआ सेमिनार हॉल से बाहर आता है। उसकी चीखें सुनकर स्टाफ के और भी काफी सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते हॉस्पिटल की जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और कुछ स्टाफ के लोग भी वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं।
और फिर वो सब लोग जो अपनी आंखों से देखते हैं उसे देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस सेमिनार हॉल में डॉक्टर मौमिता देवनाथ लहूलुहान पड़ी थी। उसके जिस्म पर ऊपर के कुछ कपड़े तो थे, लेकिन नीचे का एक भी कपड़ा वहाँ पर नहीं था, यानी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। और डॉक्टर मौमिता के शरीर पर शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर जख्म का निशान ना हो। उसकी दोनों आंखों से खून रिस रहा था, उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था और फिर जल्दबाजी में उस डॉक्टर की बॉडी को ढक दिया जाता है। हालांकि ऐसे मरीजों को या ऐसी लाश को सबसे पहले हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर मौमिता तो हॉस्पिटल में ही पड़ी थी और वहाँ पर जो भी डॉक्टर्स मौजूद थे उनको अब पता चल चुका था कि डॉक्टर मौमिता अब नहीं रही। इसके बाद ट्रेनी डॉक्टर की लाश को मुर्दाघर ले जाया गया, क्योंकि उस लाश की पहचान पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट के रूप में हो चुकी थी। इसलिए इस घटना की सूचना मौमिता के परिवार वालों को भी दे दी गई। सूचना मिलते ही ट्रेनी डॉक्टर के घर पर हड़कंप मच जाता है। हॉस्पिटल से मौमिता के घर वालों को फोन जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, जितना जल्दी हो सके आप लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएं। अब ये सुनकर मौमिता के माता पिता काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि पिछले रात ही तो उन्होंने अपनी बेटी से बात की थी, तब तो वो बिल्कुल सही थी, तो अचानक से वो इतना बीमार कैसे पड़ सकती है। लेकिन फिर भी कुछ देर बाद मौमिता के माता पिता हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। घर वालों के हॉस्पिटल पहुंचने के बाद चेस्ट सहायक सुप्रीडेंट ने कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर के जो माता पिता ने खुलासा किया है उसे सुनकर यह लगता है कि कुछ न कुछ साजिश तो जरूर है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता का कहना था कि जब वो सुबह अपनी बेटी को देखने गए थे तो उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, उसका चश्मा भी बुरी तरह से टूटा हुआ था और उस चश्मे के टुकड़े बेटी की आंख में घुस गए थे। और जब उन्होंने बेटी की लाश पर पड़े कपड़े को जरा सा हटाया तो उन्हें कमर से नीचे एक भी कपड़ा दिखाई नहीं दिया। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी चेस्ट डिपार्टमेंट के सहायक सुप्रीडेंट कहता है कि डॉक्टर मौमिता ने आत्महत्या की है। मतलब एक लड़की जिसकी पूरी बॉडी पर जख्म थे, उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, की आंखें डैमेज थी। भला ऐसे भी कोई आत्महत्या करता है? खैर, ये घटना तो चल ही रही थी। धीरे धीरे इस घटना की खबर पूरे हॉस्पिटल में फैल गई और जितने भी लोगों ने उस डॉक्टर की बॉडी को देखा सबने अंदाजा लगा लिया कि इस लड़की की हत्या ही नहीं बल्कि इसके साथ जोर जबरदस्ती भी की गई है। और इसी कारण सभी जूनियर डॉक्टरों के अंदर आक्रोश पैदा हो गया था, क्योंकि ये हैवानियत एक सरकारी हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ की गई थी। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स का गुस्सा उनके कंट्रोल में था और इसी बीच प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, क्योंकि वो सभी लोग डॉक्टर्स थे और लड़की भी उन डॉक्टरों में से ही एक थी। इसके साथ ये हैवानियत हुई थी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही उन सभी को पता चल गया था इतनी हैवानियत इस जूनियर डॉक्टर के साथ की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा था, उसके मुंह से भी खून निकल रहा था, उस ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था, उसका पेट पूरी तरह से जख्मी था, उसका बायां पैर टूटा हुआ था, उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी, उसका राइट हैंड भी टूटा हुआ था और उसकी रिंग फिंगर भी टूटी हुई थी। होठ भी जख्मी थे, उसके होठ से भी खून निकल रहा था। उसकी बॉडी पर कई जगहों पर दांतों से भी काटा गया था और उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में से 130 ml सीमन ट्रेसेस भी मिले थे, यानी उस लड़की की बॉडी को बहुत बुरी तरह से झंझोड़ा गया था। आखिर में इस रिपोर्ट में था कि शायद गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी सारी चीजें क्लियर नहीं थी। जैसा कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा तो गया था कि डॉक्टर मौमिता के साथ जबरदस्ती हुई है, लेकिन ये क्लियर नहीं कहा गया था कि जबरदस्ती मौत से पहले हुई है या मौत के बाद। खैर, जब ये रिपोर्ट डॉक्टर्स के सामने आई तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया और फिर देखते ही देखते आरजी के कर कॉलेज के डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। उन सभी ने काम करना बंद कर दिया था। उन सभी डॉक्टरों का कहना था कि अगर वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है तो वह फिर कहाँ सुरक्षित है। इसके बाद डॉक्टर प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं और इसके बाद पुलिस के ऊपर भी काफी प्रेशर बनाया जाता है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले तो इस केस को यूं ही अनदेखा करने की भी कोशिश की, लेकिन मामला जब हाथ से निकल रहा था तो कोलकाता टीम ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। इसके बाद इस घटना की जांच शुरू की गई और ये मामला चीफ मिनिस्टर तक भी गया और इसके बाद इस केस पर पॉलिटिक्स भी चालू हो गई। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की तो धीरे धीरे इस घटना में काफी सारे खुलासे हुए। पुलिस ने सबसे पहले उस सेमिनार हॉल से ही जांच शुरू की जहां पर डॉक्टर की लाश मिली थी, क्योंकि उस सेमिनार हॉल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सेमिनार हॉल के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिससे पता चल सके कि उस रात सेमिनार हॉल में क्या हुआ था। इसके बाद कोलकाता पुलिस ने ये पता लगाना शुरू किया कि उस रात जूनियर डॉक्टर कब कहां पर थी, उसने कहां पर नाइट शिफ्ट की थी, उसके साथ मौजूद डॉक्टर कौन थे। सबसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ में यह पता चलता है कि उन्हीं 3-4 डॉक्टरों के साथ डॉक्टर मौमिता ने खाना खाया था।
पूछताछ के बाद पुलिस यह अनुमान लगाती है कि करीबन 3 बजे खाना खाने के बाद वह लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में आराम करने के लिए चली गई। हॉस्पिटल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का सेमिनार हॉल में जाकर आराम करना नॉर्मल था, क्योंकि वहां पर कोई भी कैमरा नहीं था। इसलिए पुलिस ने सेमिनार हॉल के आसपास लगे कैमरों पर फोकस किया और इसी बीच पुलिस को 2 ऐसे कैमरे दिखते हैं जो सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट गेट को कवर कर रहे थे। इसके बाद गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने रात के 3 बजे से लेकर सुबह लाश मिलने तक की सभी सीसीटीवी फुटेज को देखा तो बहुत सारे लोग उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई दी। उसमें काफी सारी नर्सेज भी थी, काफी जूनियर डॉक्टर्स भी थे और बहुत सारे लोग स्टाफ के भी थे। चुनौती पुलिस के सामने ये थी कि इन सब में से किस पर शक किया जाए। पुलिस ने इस चीज का हल ये निकाला कि जो लोग नॉर्मल कपड़ों में सीसीटीवी के अंदर कैद हुए थे, सेमिनार हॉल से निकल रहे थे, उन सभी से पूछताछ करना शुरू किया और इसके साथ ही जो स्टाफ हेड हैं उन सभी को बुलाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाना शुरू किया और उनसे कहा गया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये लोग कौन है। ज्यादातर सभी लोग वो हॉस्पिटल स्टाफ के ही थे सिवाय एक व्यक्ति के। पुलिस ने जब पूछा कि ये व्यक्ति कौन है तो बताया कि ये तो डॉक्टर नहीं है, ये तो एक सिविल वॉलंटियर है, यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उसका काम हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करवाना था। साथ ही वो व्यक्ति कोलकाता पुलिस के लिए भी काम किया करता था। कोलकाता पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन देना या कोलकाता पुलिस के कोई छोटे मोटे काम करना। उसके बारे में पूछने पर पता चला कि उस व्यक्ति का नाम संजय रॉय है। हॉस्पिटल स्टाफ से पुलिस पूछती है कि उस रात संजय रॉय हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। हॉस्पिटल स्टाफ बताता है कि संजय अक्सर रात में आया जाया करता था। कई मरीज जिनको वो भर्ती कराता है हॉस्पिटल में, उनका हालचाल लेने के लिए वो अक्सर आया करता है। अभी पुलिस यह पूछताछ कर ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाले की नजर संजय रॉय के गले पर पड़ी। दरअसल जब पुलिस ने क्राइम स्पॉट की जांच की थी तो पुलिस को वहां पर डॉक्टर के मोबाइल फोन और लैपटॉप के अलावा एक नेक बैंड ब्लूटूथ भी मिला था, जो कि मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। पहले तो पुलिस को लगता है कि ये नेक बैंड भी जूनियर डॉक्टर का ही है, क्योंकि उसका मोबाइल भी वहीं पर पड़ा था। लेकिन जब उस ब्लूटूथ को फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की गई तो वो जूनियर डॉक्टर के फोन से कनेक्ट नहीं हुआ। हालांकि उस समय काफी सारे लोगों के फोन से उस नेक बैंड को कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय वो किसी भी फोन से कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब अचानक से सीसीटीवी में पुलिस की नजर संजय पर पड़ गई थी, जो लगभग 3:20 के आसपास सेमिनार हॉल में गया था और उसके चलने से लग रहा था कि वो लड़खड़ा रहा है, यानी उसने ड्रिंक कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी जो पुलिस ने नोटिस की थी, वो सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था तो उसके गले में भी एक नेक बैंड था और जब वो सेमिनार हॉल से बाहर निकल रहा था तो वो नेक बैंड उसके गले में नहीं था। तो इससे ये तो साफ हो गया था कि जिस भी व्यक्ति का वो ब्लूटूथ है वही कातिल है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जिन लोगों को चिन्हित किया गया था उन लोगों के फोन को उस ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी नहीं मिली और अब पुलिस के सामने संजय रॉय का चेहरा आया था और हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि वो अक्सर यहाँ आया जाया करता था। इसके बाद तुरंत कोलकाता पुलिस संजय रॉय को गिरफ्तार कर लेती है। संजय उस समय भी नशे में था और जब पुलिस उसे पूछताछ कर रही थी तो पुलिस पूछ कुछ और रही थी और वह जवाब कुछ और दे रहा था। फिर एक पुलिस वाले ने उस ब्लूटूथ को संजय के फोन से कनेक्ट करने की कोशिश की और वो संजय के फोन से कनेक्ट भी हो गया। इसके बाद जब संजय का नशा उतरता है तब पुलिस उससे पूछताछ करना शुरू करती है, साथ ही उसके फोन की चेकिंग भी की जाती है। साथ ही ये पता लगाया जाता है कि वो 8 और 9 अगस्त को कहां कहां गया था। पुलिस सारा डेटा खंगालती है और फिर पुलिस ही खुलासा करती है उस जूनियर डॉक्टर की रेप और हत्या का आरोपी यही है। पुलिस बताती है कि 8 अगस्त की रात को संजय हॉस्पिटल में पहुंचता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल के पीछे ही एक जगह बैठकर काफी सारी शराब पीता है और फिर वो हॉस्पिटल में इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता है। पुलिस का कहना था कि संजय सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था उस सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए और फिर 40 मिनट बाद उस सेमिनार हॉल से निकलता हुआ भी दिखाई देता है। इसका मतलब ये भी था कि जो कुछ भी उस जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ था वो उन 40 मिनटों में ही हुआ था और वो बैंड पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत था आरोपी को पकड़ने के लिए। यानी सेमिनार से निकलते हुए उसका ब्लूटूथ गिरा था तो वो उस समय होश में नहीं था। अब पुलिस संजय को अरेस्ट कर लेती है। उसके मोबाइल को अच्छी तरह से चेक भी किया जाता है। संजय के फोन में पॉर्न मूवीज के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इससे संजय की मानसिकता का भी पता चलता है कि वो नशे के साथ पॉर्न फिल्मों का भी काफी ज्यादा एडिक्टेड है और वो इतनी शराब पीता है कि वो होश में भी नहीं रहता। इसके बाद पुलिस संजय के फैमिली बैकग्राउंड को खंगालती है तो पता चलता है कि उसकी एक माँ है, लेकिन वो अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखता और उसकी एक बहन भी है। लेकिन संजय की इन गंदी आदतों की वजह से बहन उससे कोई भी नाता नहीं रखती है। संजय ने 4 शादियां की हैं,
उनमें से 3 बीवियां उसकी गंदी आदतों की वजह से उसे छोड़कर भाग गईं, जबकि चौथी पत्नी की एक बीमारी के चलते 1 साल पहले ही मौत हो गई। उसके रिश्तेदारों को तो यही लगता था कि संजय पुलिस में नौकरी करता है, क्योंकि उसने अपने रिलेटिव्स को यही बता रखा था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, जबकि संजय रॉय पुलिस के लिए एक मुखबिर की तरह काम किया करता था। संजय को अरेस्ट करने के बाद कोलकाता पुलिस ये खुलासा करती है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है और इस केस को सॉल्व कर दिया गया है। लेकिन अब इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में वो अकेला था, क्योंकि आरजीकर कॉलेज के सभी डॉक्टरों का कहना था कि डॉक्टर मौमिता देवनाथ एक हेल्दी लड़की थी, जबकि संजय रॉय एक दुबला पतला व्यक्ति है। और सबसे बड़ी चीज जो इस बात की तरफ इशारा करती है, संजय इस कांड में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई और भी रहा होगा, क्योंकि उस समय तो संजय नशे में था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तो क्या उसने अकेले ही ट्रेनी डॉक्टर पर काबू पा लिया? यही सवाल पुलिस वालों से पूछा जाता है। पुलिस ये बोलती है कि शायद हो सकता है संजय सेमिनार हॉल में जाकर जूनियर डॉक्टर के साथ जबरदस्ती की हो, लेकिन जब डॉक्टर ने उस चीज का विरोध किया होगा तो संजय ने उसे किसी भारी चीज से मारा होगा, जिससे वो बेहोश हो गई। पुलिस यह भी कहती है कि शायद उसी समय उसकी मृत्यु भी हो गई हो और डॉक्टर की मौत के बाद ही संजय ने उसके साथ ये हैवानियत वाला काम किया हो, क्योंकि सारी चीजों को देखते हुए जीते जी तो संजय के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो डॉक्टर के साथ जबरदस्ती कर पाए। या तो दूसरी थ्योरी ये है कि इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल, और अगर इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल थे तो वो लोग कौन थे? क्या वो हॉस्पिटल के ही लोग थे, या हॉस्पिटल का कोई स्टाफ था, या वो लोग बाहर के थे? हालांकि पुलिस ने इस घटना के आरोपी को मात्र 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया था। आखिर सवाल तो अब ये है कि आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी डॉक्टर्स हड़ताल पर क्यों हैं? क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी डॉक्टर्स का गुस्सा शांत नहीं हो रहा? क्यों आरोपी के पकड़े जाने के बाद भी सीबीआई जांच की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं? और क्यों चीफ मिनिस्टर को अपने ही पुलिस को डेडलाइन देनी पड़ी है? और इस घटना की जांच पर काफी सारे सवाल भी उठाए गए हैं, और यही वजह है अपने साथी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर आज कोलकाता सहित पूरे देश के भावी डॉक्टर्स सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन शुरू से अब तक जैसी पुलिस की भूमिका इस केस में रही है, उस पर डॉक्टरों द्वारा काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बड़े अधिकारियों ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार वालों से फोन कर ये बोला है कि आप लोग सेटलमेंट कर लीजिए। अब वो किस प्रकार का सेटलमेंट करना चाहते थे, ये बात समझ में नहीं आती। खैर, इसके बाद पीड़िता के परिवार वालों ने सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है। हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया, क्योंकि हाईकोर्ट को भी अब पुलिस पर भरोसा नहीं है, न ही पूरे देश के डॉक्टरों को पुलिस वालों पर भरोसा है। इसलिए कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त को ये केस सीबीआई को सौंप दिया था। यानी अब इस केस की आगे की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं सीबीआई की बात करें तो सीबीआई ने पहले भी ऐसे कई मामलों की जांच की है, लेकिन सीबीआई के द्वारा भी किसी भी मामले का इतनी जल्दी से खुलासा नहीं हो पाता। खैर, अभी सीबीआई जांच कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई भी इतनी जल्दी जांच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर ये मामला भी कई और केसों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।